पहले बात करेंगे जल जुलाई की, क्योंकि रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगड़ दूसरे दिन भी बंद। राजमार्ग पर ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। सिरोबगड़ डेंजर जोन स्थल का नहीं हो पाया है स्थायी समाधान और हर साल बारिश के कारण यहां पर यही स्थिति बन जाती है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से बारिश आफत बनकर बरसी है। राजमार्ग पर ऊपरी से पहाड़ी पर लगातार मलबा आता जा रहा है। सिरोबगड़ डेंजर जोन का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हर बार यही स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसका कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। और चलिए रोहित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। रोहित, देखिए मानसून की शुरुआत हो गई है, लेकिन अगर सिरोबगड़ डेंजर जोन की बात की जाए तो हर साल यहाँ पर ऐसी ही स्थिति हो जाती है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान इसका नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि लगातार 2 दिन से जिले में बारिश जारी है। पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है। जो बद्रीनाथ हाईवे है वो सिरोबगड़ में बंद है। आज भी दूसरा दिन है, अभी तक राजमार्ग खुला नहीं गया है। पहाड़ी से लगातार जो है मलबा गिरने पर लगा हुआ। करीबन यहाँ समझना करीब 1 दशक की है जब से लेकर यहाँ लगातार यहाँ पे मलबा गिर रहा है। पर इसके अस्थायी ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। भले ही यहाँ पे बाईपास का निर्माण किया रहा है, लेकिन बाईपास के निर्माण में 3 से 4 साल का समय लग चुका है। पर लेकिन अभी तक 3 पुल की जगह पर एक ही पुल का निर्माण हो पाया है और पुल का भी आधा अधूरा काम यहाँ पर अभी हुआ है। तो ऐसे में स्थिति देखिए अभी तक यहाँ जब बाईपास निर्माण में इतनी लेट लतीफी की जा रही है, तो ये सिरोबगड़ जो स्थान है यहाँ पर भी अस्थायी ट्रीटमेंट की तरफ से भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। और हर साल यहाँ पर जो विभाग है वो मलबा साफ करने तक सीमित रहता है। जो सफेद हाथी यहाँ पर साबित हो रहा है और सिरोबगड़ क्योंकि मलबे के नाम पे करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए जाते हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि एक समाधान आज तक नहीं निकला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद रोहित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार पहाड़ी से जो मलबा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन समाधान इसका अभी तक नहीं निकल कर आया है। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में आज भी मौसम मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है और आज भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं मानसून ने मुसीबत भी बढ़ा दी है। कई जगहों पर बारिश की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी की ओर से 396 जेसीबी मशीन तैनात की गई है, जिसमें 200 जेसीबी किराए पर है, जिससे सड़क बंद होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क को खोला जा सके। जेसीबी मशीन में इस बार जीपीएस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मशीन की लोकेशन और आवश्यकता वाली जगह पर उसे तुरंत भेजा जा सके। वहीं प्रदेश में 394 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 299 सड़कों को खोला जा चुका है और 95 सड़कों को अभी खोलने का काम जारी है। और चलिए फिलहाल क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की मानसून सीजन को लेकर, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए पंकज राणा संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे लाइव। पंकज, मानसून की शुरुआत हो गई है, पहले दिन की तस्वीरें हमने देखी, काफी जो परेशानी है लोगों को उठानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है फिलहाल आगे के लिए? देखिए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन के दौरान सभी तैयारियों को मुकम्मल रखा जाए। इसके लिए 28 तारीख को एक बड़ी स्तर पर बैठक भी हुई थी और 29 तारीख को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी थी। लेकिन 29 तारीख को और कल जो बारिश हुई है उससे शासन और प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल गई है कि जिस तरह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है मानसून की पहली सीजन में, तो ये साफ जाहिर है कि पहले से ही मानसून सीजन से पहले से ही जो व्यवस्थाएँ हैं वो मुकम्मल नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ अगर हम 2-3 विभागों की बात करें, तो आपदा प्रबंधन विभाग, पीडब्ल्यूडी और कुछ अन्य पेयजल विभाग या सिंचाई विभाग की बात करें, तो क्योंकि सिंचाई विभाग के पास बाढ़ नियंत्रण का काम महत्वपूर्ण होता है, उनके पास नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो किस तरह की सूचनाएं देनी है वो सब उनका काम होता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास सड़कों के जो बंद हो जाती हैं सड़कें, उनके खोलने के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग का ये कहना है कि उनकी तरफ से जो है 399 जो जेसीबी हैं वो तैयार की गई हैं, वो लगाई गई हैं, जिसमें से 200 जेसीबी किराए पर ली गई हैं। इसमें 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी बेहतर तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। उसके साथ साथ ही कुछ कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट है जहां पर लैंडस्लाइड से दिक्कतें होती हैं, उनको वहां तैनात किया जाएगा। और उसके अलावा कॉल सेंटर तैयार किए गए हैं। कोई भी यात्री यदि आता है तो वो कॉल सेंटर पर फोन कर सकता है कि वो इतनी देर से इस स्थान पर फंसा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में भी ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी को तत्कालिक तौर पर खोला जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। ये दावा पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। लेकिन शुरुआत जो बरसात हुई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि
1999 के करीब जो सड़कें थी वो बंद हुई थी, जिनमें से 200 के करीब सड़कें खोल दी गई हैं और उनमें से अभी भी ऐसी सड़कें हैं जो 100 सड़कें बंद थी। ये कल शाम 6 बजे तक का डेटा था, लेकिन अब ये सूचना मिली है कि इनमें से कुछ सड़कों को और खोल दिया गया है। लेकिन क्योंकि आज जो मौसम है वो थोड़ा शुष्क है, आज बारिश सुबह से नहीं हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि जो सड़कें कल पूरे दिन भर बंद रही हैं या आज उनके बंद होने का सिलसिला था, तो वो आज पूरी तरह से खोल दी जाएंगी, तो यातायात बाधित कर दिया जाएगा। इनमें से NH की सड़कें बहुत कम हैं, लेकिन जो लिंक रोड हैं, ग्रामीण इलाकों की सड़कें हैं, राष्ट्रीय मार्ग के अलावा राज्य मार्ग हैं, वो सड़कें बंद हुई थी। कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुई थी, कहीं पर आंधी तूफान की वजह से जो पेड़ गिरे थे उनकी वजह से बंद हुई थी, अन्य कारण इन सड़कों के बंद होने के रहे। तो इन सड़कों को खोलने का काम जारी है और PWD विभाग का ये दावा है कि आज सभी सड़कों को खोल दिया जाएगा यदि मौसम साफ रहा तो, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम यदि साफ होता है तो सभी काम में सुचारू रूप से चल सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में थोड़ा बदलाव होता है, बारिश हो जाती है, तो फिर कामों में बाधा आती है और इसी वजह से ये सब चीज़ें पहले से ही मुकम्मल नहीं की गई थी, जो दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। चलिए बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं पहले दिन तो तमाम दावों की पोल खुल गई, लेकिन उम्मीद यही जताएंगे कि जो तैयारी फिलहाल की गई है वो आगे जाकर जो परेशान है यात्री हैं जो अपनी परेशानी ना हो। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पिथौरागढ़ के धारचूला की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां जो लोग हैं जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए पुल ही नहीं है। नदी को पार करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है तारों पर लटकी ट्रॉली, जिससे नदी को पार करने के 10 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता है। नीचे उफनती नदी, ऊपर झूलती जिंदगी। पानी की रफ्तार ऐसी सांसें अटक जाए। जान हथेली पर रखकर नदी पार करने की ये तस्वीरें हैं धारचूला के बंगा पानी की। हर रोज लोग खतरों से खेलते हैं। ये उनका कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि नदी पार करने के लिए ट्रॉली ही एकमात्र सहारा है। लोग एक तार पर लटककर गोरी नदी की उफनती लहरों को पार करते हैं। सालों से लोग गोरी नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद गोरी नदी पर अभी तक पुल नहीं बन सका है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर हर रोज नदी पार करनी होती है। मानसून में हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ही नदी उफान पर होती है, जिससे बहता तेज पानी दिल की धड़कनें तक रोक देता है। कभी कभी लहरें ट्रॉली को भी छू जाती हैं, जिससे लोगों की चीख भी निकल जाती है। गोरी नदी पर पुल ना बनता देख लोगों ने अब अपने जीवन को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉनसून में गंगोत्री नेशनल हाईवे में जगह जगह बोल्डर और मलबा गिरने का दौर भी शुरू हो गया है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक स्वारी गार्ड से कुछ ही दूरी पर पत्थर गिर रहे हैं और यहां एक हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो देखिए, मानसून की शुरुआत हो गई है और मानसून अब आफत भी लेकर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां लगातार जो गंगा है उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जो इलाके हैं उन्हें फिलहाल खाली करवाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। उधर उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के कारण कई इलाकों में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं जलभराव से परेशान लोगों ने उपजिलाधिकारी को जल निकासी करवाए जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। झनकर, झनकैया, इन सारी जगहों में क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत ही हो रही है, यहाँ पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और ये जलभराव कहीं ना कहीं लोगों द्वारा जो अतिक्रमण कर दिया गया नालों में और कल्वर्ट्स वगैरह में, उसके कारण ये पैदा हुआ है। तो मैं आज इसका मेरे को इन्होंने ज्ञापन दिया, इसके माध्यम से मैं कल JCB ले जाकर जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा होगा उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और पानी का प्रॉपर ड्रेनेज किया जाएगा ताकि कहीं भी जलभराव की स्थिति पैदा हो।
तो देखिए, प्रदेश में बारिश और मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग की तैयारियों की जानकारी भी दी है। सतपाल महाराज का कहना है कि सभी जनपद में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और इसके अलावा केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष देहरादून में बनाया गया है। पूरे प्रदेश में 113 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने 15 जून से और 15 अक्टूबर तक मानसून अवधि में वर्षा और बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। चलिए, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोशीमठ की। यहाँ सीएम धामी के आदेश के बाद गौरा देवी के बेटे को सम्मान निधि मिल गई है। चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को साल 2016 में सरकार ने उत्तराखंड रत्न से सम्मान के लिए चुना था। उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र दिया गया, लेकिन सम्मान निधि नहीं दी गई। अब मामले की जांच करने के बाद सीएम धामी ने सम्मान निधि धनराशि देने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने गौरा देवी के बेटे चंद्र सिंह को सम्मान निधि की 5 लाख 1 रुपए की धनराशि दी है। श्रीमती गौरा देवी जी, जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सम्मान है, उनके पुत्र श्री चंद्र सिंह को 5 लाख 1 रुपए का एक सम्मानीय धनराशि दी जाएगी। उसका चेक हमें अभी आज प्राप्त हुआ, इसलिए उप जिलाधिकारी कार्यालय में उनको सम्मानित करते हुए आज 5 लाख 1 रुपए की धनराशि का चेक दिया गया। और पिथौरागढ़ से देहरादून पंतनगर चलने वाली पवन हंस की 6 सीटर हेली सेवा 2 महीने से ठप पड़ी है। 27 अप्रैल को पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर 4 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए पिथौरागढ़ से गया। उसके बाद आज तक हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया है और इस सेवा से इमरजेंसी में देहरादून जाने वाले लोगों को मदद मिल रही थी। इसके ठप होने से सीमांत क्षेत्र की जनता हवाई सेवाओं के नाम पर यहां की जनता खुद को छलना मान रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के स्तर पर आरसीएस के अंतर्गत जो बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, उसमें जो अभी सूचना मिल रही है उसके आधार पर हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए स्पाइसजेट ने उसमें पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली बिग चार्टर्स ने पिथौरागढ़ देहरादून या देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ वाले रूट के लिए अप्लाई किए और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हमें मिलने की संभावना है। पिथौरागढ़ में जो भी हवाई सेवाएं चलती हैं, चाहे प्लेन चले चाहे हेलीकॉप्टर चले, वो मात्र राजनीतिक भविष्य को दृष्टि में रखकर चलाया जाता है। जब जब चुनाव आते हैं तो सरकार का जहाज भी हवाई पट्टी पर दौड़ता हुआ दिखता है, उनके हेलीकॉप्टर सेवा भी हेलीपैड पर उतरते हुए दिखती है। और आज 2 महीने से हेली सेवा बंद है। जहाज जो एयर से सर्विस का प्रश्न था, उसका तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। इस क्रम में मैं विगत विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आज पिथौरागढ़ के भावना से खिलवाड़ न करें। आज हमारी जो एक उम्मीद, जो हमारे एक भविष्य के लिए एक उम्मीद है हेली सेवा, ताकि उससे हमारे लोगों को आवाजाही में सुगमता तो होगी, उससे हमारे यहाँ पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के पूर्व चेयरमैन बर्खास्त हो गए हैं। वर्तमान में निदेशक सुशील चौधरी बोर्ड से बर्खास्त हुए हैं। गार्ड नियुक्तियों को लेकर मिली गड़बड़ी मामले में ये बड़ी कार्रवाई उन पर की गई है। बोर्ड ने 5 साल तक चुनाव न लड़ने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2016 में रखे गए गार्ड भर्ती में अनियमितता मामले में ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल की गई है। 5 साल तक ना तो चुनाव लड़ सकेंगे, तो ये बड़ी कार्रवाई बर्खास्त फिलहाल इन्हें कर दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम धामी आज उधम सिंह नगर जाने वाले हैं। सुबह 10:15 पर सीएम रोटरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से आयोजित कन्याश्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सीएम दोपहर 12:05 पर विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित शैक्षिक चिंतन शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम देहरादून में होने वाला है। वहीं सीएम आज शाम 6:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज सीएम धामी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। और चलिए बात करेंगे रुड़की गैंगरेप मामले की, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार पुलिस ने सभी 5 हैवानों पर शिकंजा कस लिया है। रिपोर्ट देखिए।
गिरफ्त में खड़े ये वही हैवान हैं जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। दरअसल इन सभी दरिंदों ने पिरान क्लियर इलाके में चलती कार में मासूम बच्ची और उसकी मां के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी और फिर दोनों को गंग नहर के किनारे रास्ते में फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस इन पांचों हैवानों की पिछले 5 दिन से तलाश कर रही थी, जिसके लिए पुलिस ने कई टीमें भी बनाई थी। करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही 200 लोगों से पूछताछ के बाद इन सभी पर शिकंजा कसा। ये एक काफ़ी सनसनीखेज केस था जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसने भी अपनी टीम यहाँ पर भेजी थी और कई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी इसमें प्रदर्शन वगैरह लगातार किए जा रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती इसलिए भी ज़्यादा थी कि महिला बहुत ज़्यादा कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। बच्ची तो खैर नाबालिग बच्ची, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद लगभग 1 हफ्ते तक हमारे 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी लगातार इस पर लगे रहे। 250 से ऊपर सीसीटीवी हमने खंगाले, डम डाटा उठाया, कई CDRs का डिटेल लिया, मुखबिरों को चारों तरफ लगाया, कम से कम 200 लोगों से हमने पूछताछ की और इस सब के बाद फिर अंततः हमने जो इस घटना में कार और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद की है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्ची और उसकी मां से दरिंदगी करने वाले ये दरिंदे मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की के रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में शामिल बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। जो उनका मूवमेंट है वो पूरी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उससे मैच कर रहा है। उनकी गाड़ियों से कुछ निशान मिले हैं जो कि हमारी टीम ने लिफ्ट किए हैं, जिनका कि FSL के द्वारा मैच कराया जाएगा और इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की। हाँ, बच्ची पूरी तरह से सही है। अब उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाना है, इसके लिए CWC को हम लोग लिखेंगे। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। हालांकि इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही मामले पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन ABP गंगा के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया। ABP गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और इधर रुड़की में नकली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। STF ने नकली दवाइयों के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है, जिसमें टीम ने सलेमपुर गांव में बंद पड़ी 6 दुकानों से दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार STF को खबर मिली थी कि सलेमपुर में बंद पड़ी दुकानों में दवाइयां मौजूद हैं, जिसके STF ने इसमें ये बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिला है, जिसमें काफी दवाइयां एक्सपायरी डेट की भी हैं और काफी मात्रा में रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। पे हमने जो है 6 दुकानें हैं, 6 गोदाम बोल सकते हैं, इनके ताले तुड़वा करके इनको अंदर जो है हमने निरीक्षण किया। तो यहाँ पे पाया गया कि बहुत सारी दवाइयाँ जो पैक्ड हैं वो मियाद समाप्ति हैं, तो रेडी स्टॉक भी था जो मियाद समाप्ति था और कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पे स्टोर है। 6 गोदाम हैं और काफ़ी भारी मात्रा में है, तो अभी हम उसमें कार्रवाई में लगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।